मंचासीन उपस्थित महानुभाव का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। उतना ही आत्मीय भाव बढ़ेगा, इसलिए बार बार परिचय हो तो अति उत्तम है। मंच पर मध्य में बैठे आप सरस्वती शिशु मंदिर कोलका के प्रधानाचार्य श्रीमान दिनेश कुमार जी, ध्वनि से इनका स्वागत करेंगे। सुनीता देवी को आमंत्रित किया जा रहा है, आप अपने विषय को रखें। से हो कि बाहरी आडंबर है उसको भी देखना है, सामाजिक क्रियाकलाप हो तो उसमें भी हम लोग को योगदान देना पड़ता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं कक्षाचार्य के नाते। कक्षाचार्य के नाते हैं कि जैसे हम हमारे कक्षा में 35 बच्चे हैं, 40 बच्चा है, तो सभी पर्यावरण का ध्यान देना और सभी के बारे में कोई भी पर्यावरण के बारे में पूछा जाए तो उनका एकदम बिना देखे उनकी सारी बायोडाटा रखना, ये आपको हमेशा माइंड में होना चाहिए। इस सत्र में इसका प्रयास करिए। उसके बाद दिवसाधिकारी आते हैं, तो दिवसाधिकारी के नाते आपको दिन भर का कार्यक्रम को देखना है। उस दिन समझिए कि हम विद्यालय के आज हम ही हैं प्रधानाचार्य, जो है सो हम ही हैं। कक्षा की व्यवस्था हो, समय सारणी की व्यवस्था हो, भैया बहन का आने जाने की व्यवस्था हो, वाहन की व्यवस्था हो, तो सारे पक्ष को देखना है। और कहीं कोई दिक्कत आती है तो उसमें आपको, जैसे हम हैं यहाँ पर देखते हैं सारे व्यवस्थाओं को, तो इंडिकेट करना कोई कमी आ रहा है, कहीं आप असफल होते हैं तो उसमें भी आप इंडिकेट कीजिए कि दीदी जी ये थोड़ा सा हो रहा है ऐसा, तो उसको ध्यान देना। दूसरी कक्षा आते हैं कि उसमें जैसे कोई विभाग मिलता है, खोया का विभाग होता है, बहुत ही सक्रिय विभाग है। अब भैया और हम 200 का लंच बॉक्स लेके आए और विद्यालय में खो गया, पहले दिन आए लंच बॉक्स नहीं मिला, घर वापस गए, मम्मी पापा बोले लंच बॉक्स आज नहीं लेके आए, अब तुरंत कक्षाचार्य को फोन आया कि लंच बॉक्स नहीं मिल रहा है, तो उस पर ध्यान देना। आपको पता है कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। जब कक्षा समाप्ति की ओर जाते हैं हम लोग, लास्ट घंटी जो होता है 10 मिनट डायरी निरीक्षण का जो होता है, तो उसमें 1-2 में केवल डायरी है। तो डायरी निरीक्षण के समय जो अरुण, उदय और प्रभात इसमें जो रहते हैं कक्षाचार्य, तो वो जाए और सारे भैया बहन को अलर्ट करें कि आप अपने सारे बैग को चेक कीजिए, कौन सी कापी आपके बैग में है नहीं है, और अगर असफल हो रहा है तो उनको सहयोग भी करना है। बॉटल, लंच बॉक्स, पेंसिल न खो, रबर न खो, इसका ध्यान रखना है। ये सब छोटी सी बात है, लेकिन आपको ध्यान देना है जिससे अभिभावक का शिकायत कम आना। खोया पाया विभाग में जो विभाग मिला है वो दीदी जी थोड़ा सा सक्रिय हो जाए, क्योंकि पिछले वर्ष देखने को मिला कि वो विभाग में कोई कार्य नहीं हुआ, कोई भी रजिस्टर मेंटेन नहीं हुआ। उसके लिए एक रजिस्टर आता है, रजिस्टर में इंडिकेट किया, एक रबर भी मिला तो रजिस्टर में लिखना है कि आज प्रथम क्लास से हमको 5 रबर मिला, और दूसरे दिन उसको दिखा देना है। अगर ले रहे हैं तो ठीक है, नहीं ले रहा है तो एक बॉक्स में उसको रखना है संभाल करके। हो सकता है किसी दिन भैया बहन अगर ना लेके आए, उनकी पढ़ाई लिखाई बाधित होती है, तो उस समय उसका उपयोग करना है। ये हो गया। अब कक्षा कार्य और गृह कार्य का निरीक्षण, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जिसमें हम कक्षा कार्य चलाते हैं तो कक्षा में ही निरीक्षण करते हैं, लेकिन गृह कार्य जो है वो हम लोगों को एक लीजर पीरियड मिलता है, फिर अवकाश के समय बैठ कर निरीक्षण करते हैं। तो इसका ध्यान रखेंगे कि हमको कैसे ये करना है। वाटिका में खास करके एक दिन पूर्व ही होमवर्क दिया जाता है, या कक्षा कार्य जब तैयारी कर लिए हैं कि कल हमको और लिखाना है, तो किस प्रकार से छोटे छोटे विज्ञापन को हाथ घुमाना देना है या कलर करने देना है, तो उसकी कापियाँ पूर्व ही तैयारी करनी है। इसका ध्यान रखेंगे, क्योंकि पिछले वर्ष
उसी पर हम चर्चा करने आ रहे हैं। तो आपको पूर्व की तैयारी कर लेनी है, कल की कक्षा क्या लेनी है, कौन सा विषय है और कैसे लेना है। आप होता है कि निरीक्षण हमेशा कक्षा कार्य या गृह कार्य का निरीक्षण विद्या भारती में कि रेड पेन से ही करना है, समझ रहे हैं ना। रेड पेन का ही उपयोग करना है। आपके पास नहीं है, आप व्यवस्था को बताइए, खरीदिए, एक दिन पूर्व उसकी तैयारी करिए। आए नहीं ब्लैक से ब्लू से चेक कर दिए, ये नहीं करना है। और खूब बड़ा सा टिक नहीं लगा देना है। और बड़ा सा देखिए आँख का जहाँ कार्ड होता है ना, तो ये आपका आँख में कमजोर पड़ जाता है। और जब आप बड़ा सा टिक लगाते हैं तो आपकी गलतियाँ दिखेगी नहीं। इसका ध्यान रखेंगे कि पहले आँख का कार्ड करें, उसमें पहले देखे ऊपर से नीचे तक दृष्टि को, उसके बाद छोटा सा टिक लगा साइड में सिग्नेचर करें। इसका ध्यान रखेंगे क्योंकि बड़ा सा आप राइट मारते हैं और उसके बाद बीच में ही बड़ा सा सिग्नेचर कर देते हैं, आपका कॉपी क्या लगता है बताइए, कोई गंदा लगता है। अगर आप साइड में थोड़ा सा टिक लगा दिए और सिग्नेचर कर दिए तो कॉपी देखने में भी सुंदर लगेगा। अब कोई भी अपन बहुत अच्छा लिखे हैं तो उसको जो आपको देना है कमेंट्स करना है, एक्सीलेंट, गुड, बेटर, बेस्ट जो लिखना है हिंदी इंग्लिश में लिखिए। हमेशा ये सब कभी स्टार बना दीजिए, 2 स्टार मिला, 3 स्टार मिला, 5 स्टार मिला, ऐसे आप इनको साबित कर सकते हैं। और कक्षा कार्य जब भी कराएं तो कक्षा कार्य में ही घूम घूम के चेक करना है, बैठ के नहीं कि आइए कॉपी लेके मेरे पास हम चेक कर रहे हैं, वैसे नहीं। आप घूमिए, जब बोर्ड पर आप लिख रहे हैं सारे भैया बहन के पास कॉपी है तो कॉपी को घूम घूम के जब आप लिख लिए एक बार आप अपनी भी लिखावट को देख ले। कभी कभी होता है बोर्ड पर हम लिख रहे हैं मिस्टेक हो जाता है, तो एक बार उसको भी पढ़ ले। हम सावधानी के बारे में बता रहे, किसी का कभी नहीं निकाल रहे, जिसको अदरवाइज नहीं लेंगे, तो उसको भी एक बार देख लेना और देख करके तब घूमना। अब इसको देखिए तो तेज भैया वाले बराबर लिख रहे हैं और जो कमजोर भैया वाले सोच रहे हैं, तो उनको सहयोग करना। घूमने का तात्पर्य यह है कि हम घूम घूम कर जब देखते हैं जो कमजोर भैया वाले अगर उनको सहयोग करते हैं, आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन सहयोग उनका कीजिएगा, देखिए छठे दिन सब खुद लिखना चाहेंगे और खुद से लिखेंगे, आपका मेहनत सफल रहेगा। आप 9 बजे से विद्यालय आ रहे हैं, 2 बजे 2:15 बजे तक अवकाश है, तो उसमें कहीं आपकी कमी ना दिखे। हम कक्षा कार्य ले रहे हैं, कभी 30 मिनट 35 मिनट का बड़ा कक्षा कार्य होता है, उसमें आप 5 मिनट बताएगा है ना, पंचपदी शिक्षा से शिक्षा लेना, तो 5 मिनट पूर्व का ज्ञान देना है, फिर आज क्या पढ़ाने वाले हैं उसको बताना है, फिर गृह कार्य कराना है, कक्षा कार्य कराना है, कल क्या पढ़ाने वाले ये भी विषय उसको रख देना है कि आज हमको आपको 22 विषय पढ़ाएंगे, कल हम टेस्ट पर थोड़ा सा आप लोग मेहनत करके आएंगे, थोड़ा सा पढ़ के आएंगे। तो जब बच्चे पढ़ के आते हैं ना, जब आप उस विषय को रखते हैं तो उनको भी आनंद आता है और हमको भी आनंद आता है। काटना भी नहीं है, काटने से भी कॉपी कैसा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। तो हम कैसे अच्छा काम करें, आप लोग भी क्या बोले बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत जानकार हैं, हमसे भी अच्छा कर सकते हैं। एक अपनी कल्पना, एक अपनी सोच, अपनी ऊर्जा से काम करेंगे तो हमसे भी अच्छा कार्य कर सकते हैं। और उसमें जब आपको मिस्टेक नजर आए तो नीचे थोड़ा सा डॉट लगा दीजिए और उसके साइड में सही आप कर दीजिए। ऐसा नहीं कि खूब बड़ा सा काट दो, ऐसा लिखा उसको काट दिया छोड़ दिए, तो ऐसा नहीं। अब जैसे हम लोग श्रुति लेख लिखाते हैं, डिक्टेशन लिखाते हैं ना, तो उसमें भी उसमें कटिंग नहीं कीजिए, कॉपी गंदा लगने लगता है, उसमें भी थोड़ा सा अंडरलाइन कीजिए और बगल में सही लिखवाइए या लिखिए। इस तरह से पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था है, खाने पीने की भी व्यवस्था भी हम लोग को सब पक्ष को देखना है। जब मध्यावकाश होता है तो उस समय भी आपके छोटे छोटे भैया बहन हैं, वाटिका खासकर वाटिका खंड में छोटे छोटे भैया बहन हैं, नए भैया बहन हैं, आपकी व्यवस्था को जान नहीं रहे हैं, खा नहीं पा रहे हैं, तो 1-2 दिन आपको उसके साथ लगना पड़ेगा, उनको लंच बॉक्स खोल के खिलाना भी पड़ेगा, मुंह में डाल के खिलाना भी पड़ेगा। तो ये करना है, ये नहीं कि उनको छोड़ दिया हम ही बैठ के खा रहे हैं, अब 4 दिन 5 दिन शिकायत लेकर बच्चा गया दिन भर भूखे रह गया, कुछ नहीं खाया। ये सब सावधानियां कक्षा कक्ष में बरतनी है और इससे हम आशा करते हैं कि 2025 और 26 में आप लोग कितना बेहतर, कितना अच्छा कर सकिएगा। फिर हम 26 और 27 के कार्यशाला में बैठेंगे
तो इसकी समीक्षा करेंगे। धन्यवाद। समाज के प्रारंभ में मैं एक दो प्रश्न करना चाहता हूँ। जैसे पंकज जी अभी कुर्ता पैजामा पहने हुए हैं, बाल उनका काला है, चश्मा लगाए हुए व्यवस्थित है। इनका जब जन्म हुआ था, जन्म के समय कैसे थे? उस समय कपड़ा था क्या? कपड़ा नहीं होगा। व्यक्ति वस्त्रहीन आया था, लेकिन इसके अभी आपके पास कपड़े, ये आप कैसे सीख गए? अभी आप कपड़े खोल लीजिए, तो नहीं खोलेंगे। ये कपड़ा पहनना आपको किसने सिखा दिया? किसी ने तो सिखाया होगा। और कैसे सीख गए? पहले कालांतर में मनुष्य कहा जाता था नंगे रहता था। सभ्यता के विकास के साथ वो छाल पहनना शुरू कर दिया, धीरे धीरे कपड़े पहनना। तो यही है सभ्यता का ट्रांसफर करना, हस्तांतरण। मैं चर्चा आपको इसलिए कर रहा हूं कि कपड़े को पहनना आपने देख करके सीखा है, निश्चित रूप से किसी न किसी का आपने अनुकरण किया है घर परिवार में, तो आप इस स्थिति में पहुंचे। आपका भी लोग अनुकरण करेंगे, करते होंगे। अब अनुकरण हमें किसका करना? देखिए, ये 300वीं शताब्दी वर्ष है। किनका है? अहिल्याबाई होलकर जी का। अहिल्याबाई होलकर और करिश्मा कपूर में क्या अंतर है? या जितने भी अभिनेत्रियां हैं उनमें क्या अंतर है? एक ने तलवार उठाई, दूसरा ने अपने व्यवसाय के लिए इस संस्कृति को बिगाड़ा। मैं आपको बताता हूँ कि लोग कहते हैं कि बायोलॉजी पढ़ करके आदमी शरीर की तंत्र तंत्रिकाओं को जानता है। व्यवहारिक जीवन में कठिनाइयां कहाँ आ रही है? ये केवल पुरुषों और महिलाओं के लिए मैं नहीं कहता, सबके साथ है। लेकिन सबकी मात्रा क्या है मैं ये बता रहा हूं। महाकवि कालिदास के 2 ग्रंथ हैं। एक ग्रंथ है रघुवंश महाकाव्य, महाकाव्य है, और दूसरा ग्रंथ है कुमार संभव, ये नाटक है। दोनों महाकाव्य। जब लेकिन हम सब के लिए बहुत जरूरी है दोनों। जरूरी क्या है? आपके मन में क्या चल रहा है वो मुझको जानकारी हो। कैसे पढ़ लिख करके कहते हैं विद्या जो है वो तीसरी आंख है। विद्या को क्या कहते हैं? तीसरी आंख। आप सोचते होंगे कि मुझको कोई नहीं देख रहा,
मैं ये कार्य छुप करके कर रहा हूं, लेकिन आप स्वयं तो देखते ही हैं, अगल बगल के कहते दीवार के भी कान होते हैं, कोई भी बात छुपती है। तो जब कुमार संभव में कुमार कार्तिकेय का नाम है, कार्तिकेय जी जो उनके पुत्र हैं कार्तिक, उनको कुमार कार्तिकेय महादेव है, उनका नाम, ये नाम उनके, एक नाम कुमार भी। कुमार संभवम में जब कालिदास ने पार्वती के श्रृंगार का जब वर्णन करना शुरू किया, तो लिखते 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 उनके हाथ पूरे गल गए, क्योंकि शिव और पार्वती जगत के माता पिता हैं। कोई अपने माँ का श्रृंगार का उसका शरीर गल हो जाता, पूरा हाथ जलने लगा। वर्णन तो भगवान शिव का भी किया था, पार्वती का किया, उसके बाद आगे वर्णन कर दिया। तो उन्होंने, किसी ने उनको कहा दिया कि रघुवंश कर लिखो, भगवान श्री राम के बारे में कुछ लिखो तो ठीक हो जाओ। उन्होंने रघुवंश महाकाव्य लिखा। मैं दोनों बात इसलिए बता रहा कि उस कुमार संभवम में पुरुषों के लक्षण और स्त्रियों के लक्षण सब बताए गए, और कालिदास जी ने बताया है कि कैसे पार्वती जी के श्रृंगार का वर्णन उन्होंने किया। ये बीए कक्षा में पढ़ाई है, संस्कृत वाले लोग हैं वो भी पढ़ते हैं, हिंदी वाले लोग उसका अनुकरण करते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ पाते हैं, लेकिन उनके सिलेबस में नहीं है, संस्कृत वाले पढ़ते हैं। तो उसमें क्या है, जब शंकराचार्य मतलब ये आधुनिक शंकराचार्य ने 4 पीठ की रचना की थी, उस शंकराचार्य जी जब बिहार आए थे और जब मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ हुआ था, तो शंकराचार्य इतने बड़े विद्वान होने के बावजूद भी पराजित हो गए, क्योंकि इस शास्त्र को उन्होंने नहीं पढ़ा था, स्त्रियों का जो शास्त्र होता है। स्त्रियों का शास्त्र नहीं पढ़ने के कारण जब वो मंडन में बेचारे हारने लगे, तो वो भारती बैठ गई, बोली आधे लोगों से हारे हैं, आधा तो मैं बचा रहा हूँ। उसने पूछ दिया, वासना का निवास स्त्रियों के इस परिस्थिति में कब निवास करती है? उसमें कालिदास जी लिखते हैं, ये गुण भी स्त्रियों का हो सकता है और पुरुष का ये दुर्गुण भी हो सकता है। यही के कारण परिस्थितियां कभी कभी सामाजिक जीवन में गड़बड़ होती है। उसमें कालिदास जी लिखते हैं कि पुरुषों की अपेक्षा चतुर नाम अधिकम गुणम स्त्री नाम। ये वासनाएं जितनी हैं ये पुरुषों की अपेक्षा 4 गुना ज्यादा स्त्रियों में पाई जाती है। लज्जा 16 पर्यंत, परंतु लज्जा 16 गुना ज्यादा है। इसके कारण ही शास्त्रानुसार स्त्रियों को ये उसको परिधि में बांध कर रखा गया, बंधन में। आप जब से महिलाओं का शत्रु कोई पुरुष नहीं होता, महिलाओं का शत्रु महिलाएं होती। आप जिस दिन इन चीजों से संघर्ष करते करते बाहर निकल जाएंगे तो आप अहिल्याबाई होलकर बन जाएंगे। आप इनकी परिधि में आप आ जाएंगे तो आप नीचे गिर जाएंगे। तो एक वाली बात होती है, हमारे कपड़े छोटे होने लगेंगे, हमारे बर्तन छोटे होने लगेंगे। इसीलिए
खास करके महिलाओं के लिए आग्रह, आप जो प्रस्तुत कर रहे हैं अपने पीढ़ी के सामने, तो कैसा पीढ़ी किस प्रकार की बातें आप प्रस्तुत करना चाहते हैं? क्या आप अहिल्याबाई होलकर के रूप में प्रस्तुत होना चाहती हैं? तो आपके बच्चे, आपको देखने वाले, आपकी पीढ़ियाँ, आपके सामाजिक पीढ़ियाँ उसके अनुसार बनेगी। नहीं तो आज के अभिनेत्रियों का आप अनुसरण करेंगे तो आपके बच्चे उसी के अनुसार चलेंगे। ये निर्णय आपको करना है। शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का सबसे बड़ी चीज ये कि हम शिक्षण शैक्षणिक क्षेत्रों में काम करें तो हमारी परंपराओं के लोगों ने जो संस्कृतियाँ बनाई, जो परंपराएं बनाई, हमारा वेशभूषा, हमारे आचरण, हमारा व्यवहार, कोई आपका व्यक्तिगत नहीं होता है, कोई व्यक्तिगत नहीं होता। आप एक संपूर्ण अपने आप में संस्थान, आपका वही व्यवहार माना जाएगा संस्थान का। इसलिए आप छोटा सा भी काम, तो देखते हैं सुनीता जी आज में दिख रही है, आज भी देख रहे हैं कितना व्यवस्थित रहती है। आज से 20 वर्ष पहले चले जाइए, इस समय सुनीता जी कैसी लग रही होगी। तो हमें क्या, हम चाहे देश विदेश परिस्थिति में हों, इसलिए भर्तृहरि ने एक लिखा, भर्तृहरि के 3 ग्रंथ हैं। कारण में वो राजा थे, जब वो राजा थे तो श्रृंगार में लगे रहते, भोग विलास में लगे रहते थे, तो श्रृंगार सप्तम उन्होंने लिखा। रहेंगे श्रृंगार सप्तम, आपको पूरा श्रृंगार रस के जितने मानक हैं, मानक के अनुसार आप जानकारी आप प्राप्त करेंगे। इसके बाद श्रृंगार से चले गए नीति सप्तम, उन्होंने नीति लिखा, ये नीतियाँ हैं, ये नीतियाँ हैं, ये नीतियाँ हैं, ये नीतियाँ हैं। और जब वैराग्य हुआ, जब बोले ये सांसारिक चीजें सब तो माया है, ये तो 16 वर्ष, 18 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, वही सुनीता की स्थिति अभी यहाँ है। 20 वर्ष बाद और हो सकता है चलने में असमर्थ हो जाए। तो भर्तृहरि ने उसको बिना वैराग्य सत्य बोला, ये झंझट से में कौन करता है, चलो इस दुनिया को छोड़ करके वैराग्य लो। इसलिए कहा चौथे पंच जाए कानन, रामचरितमानस में भी। तो ये सब जितने चीजें जिस पर आपको गर्व है, शंकर जी को भी अपने स्वरूप पर गर्व होगा, सीता जी को भी अपने रूप पर गर्व होगा, ईश्वर ने जो चीजें आपको दी है उस पर गर्व होगा। ये सभी अस्थायी नहीं है, एकल चले जाएंगे, समय के साथ ये तो चलते चले जाते हैं। भर्तृहरि को जब धक्का लगा तब उन्होंने लिखा वैराग्य सत्यम, वैराग्य जीवन में कुछ नहीं है, मैंने सब कुछ करके देख लिया है, व्यक्ति को ईश्वर की प्राप्ति के लिए वैराग्य ही लेना चाहिए। तो हम जितने संसार में बहुत सारे संसार हैं, बहुत सारे संसार हैं, आप चाह करके भी सबका उपयोग नहीं किया। विनोबा भावे बहुत बड़े संत हो गए, वो कहते थे लड्डू खाने की इच्छा है, एक बार में खाओ, एक लड्डू खिलाओ, उसको 2 खिलाओ, 3 खिलाओ, 4 खिलाओ, 5 खिलाओ, 10 खिलाओ, 20 खिलाओ, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो खिलाओ, लेकिन अगली बार से उसको लड्डू नहीं खिलाना, एक बार में भर करके संतृप्त हो जाना। लेकिन बोले कि क्या लड्डू खाने से तृप्ति होती है क्या? नहीं, वो फिर भूख लगेगी, दूसरे दिन फिर खाने की इच्छा जगेगी, वही लड्डू खाना है। बोले कि जैसे लड्डू खाने से क्षण भर के लिए तृप्ति होती है, आगे भूख फिर लग जाती है, उसी तरह ये तृष्णा है। ये तृष्णा जैसे जैसे शांत करोगे इसको, वैसे वैसे कुछ देर के बाद तुरंत तो संतुष्टि कुछ मिल सकती है, लेकिन बाद में फिर इच्छाएं देगी। चाह करके भी मनुष्य संसार के सभी कर्मों को नहीं कर सकता है। इसीलिए क्या करो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सब लोग वैराग्य ले लीजिए, ये भी मैंने नहीं कहा।
लेकिन प्राथमिकता तो किसी को देनी पड़ेगी। प्राथमिकता सबसे पहले भागवत की एक कथा है, नारद जी के बारे में कभी कहे होंगे, अनेक मैंने तो सुना था। नारद जी को एक बार अभिमान बहुत बड़ा हो गया था। भगवान विष्णु इतने काफी सुंदर हैं, मायावी हैं, लक्ष्मी हर समय रहती है। तो एक बार उनसे आग्रह किया, हम भी, आप जानते होंगे कि नारद जी शादी विवाह नहीं किए, वो घूमते रहते हैं। तो बोला कि अच्छा नारद जी, लग रहा है कि आपको मोह कुछ होने वाला है। तो नारद जी को बोले, नारद जी आज आप मृत्यु लोग चले जाइएगा। तो मृत्यु लोग चले गए। मृत्यु लोग चलेंगे तो एक तालाब, बोला तालाब में भगवान विष्णु एक ब्राह्मण का रूप बन करके आ गए और बोले, महात्मा जी कहाँ जा रहे हैं? बोले कि भगवान विष्णु ने कहा है मृत्यु लोग एक बार घूम के आने के लिए। बोले ठीक है चले जाओ। ऐसा करिए ना, इस तालाब में नहा लीजिए। उस तालाब में नारद जी नहाने के लिए चले गए। नहा गए, खूब सुंदर लड़की बन के निकले उस तालाब में, आकर के बैठ गए। एक राजा उधर से आया, देखा खूब सुंदर लड़की है, उसको उठा के लेके गया, अपने घर में रख दिया, शादी विवाह कर दिया। उनके बाल बच्चे हो गए, पोते हो गए, बहुत सारा बहुत जिंदगी है। ईश्वर की तो लीला परम्पार होती है। और धीरे धीरे क्या हुआ, पोते हो गए, सब हो गए, धीरे एक एक करके मरने लगे। मरते 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 सब मर गए, पति भी मर गए, सब लोग धीरे धीरे मर गए। और अकेले नारद जी सारे, वो अकेली लड़की है। अब उठ करके किसी ने प्रेरणा दी कि भैया सारी सब लोग हो गए हैं तो थोड़ा बाहर निकलिए, जाइए राजकाज से। उल्टा घूमते टहलते निकले, उसी तालाब के किनारे आ गए। फिर एक ब्राह्मण देवता बोले कि सुनिए ना, आप तो बहुत प्रताड़ित लग रहे हैं। हाँ नारद जी, हाँ श्रीमान ब्राह्मण देवता, हम बड़े कष्ट में हैं। मेरे पुत्र थे, पोते थे, सब कुछ थे, पति बहुत सुंदर था, बहुत बड़े राज्य का मालिक था, लेकिन सब लुट गया, अब कोई नहीं बचा। ऐसा कोई नहीं बचा। ऐसी गई पहाड़ तालाब में जाके नहा ली। कि तालाब में नहा के निकले तो नारद जी बन के निकले और भगवान विष्णु चले गए अपने धाम पर। नारद जी होते हुए करके आए। नारद जी कहाँ गए थे? उन्होंने कहा कि मैं तो मृत्यु लोग गया था, तो बहुत दिन के बाद आ रहे हैं। तो बोले हाँ बहुत दिनों के बाद आ रहे हैं। तो इस बीच में क्या क्या हुआ पता है आपको? तो पूरा तो भगवान के हाथ में सब कुछ, मनुष्य में जाकर इंद्र की सहायता करता था, मैंने ऊपर जाने आने की स्वतंत्रता हो। भगवान विष्णु ने सारी घटना दी। कुल मिला के 0 से शुरू हुआ है, 0 तक आया है। तो यही है माया, इसी को कहते हैं माया। इसलिए मायावियों से माया की तरफ बढ़ना, ज्यों ज्यों आगे बढ़ेंगे त्यों त्यों आप उसके अपने जीवन को कष्टकारी बने। लेकिन माया बहुत अच्छी चीज भी है। भगवान विष्णु के पास खुद माया है, तो वो क्या है, उसको क्या करना है? तो कहा जिसने भक्ति पूर्वक माया का सेवन किया है, माया में मायावी संसार में रहा है, वो तो बच जा रहा है। प्राथमिकता किसको देनी है? भक्ति। भक्ति का कवच होना चाहिए, भक्ति का कवच। अगर भक्ति का कवच नहीं है तो माया बेकार है, और भक्ति का कवच है तो माया अच्छी है। इसीलिए भक्ति पूर्वक अपना जीवन जीना चाहिए। एक शिक्षक के लिए हमने इन सब विषयों की चर्चा आपसे की। एक शिक्षक का जीवन साधनाओं से भरा। जब तक आप साधना नहीं करें, जब तक आप इस सांसारिक जो संसार में जैसे लोग व्यवहार करते हैं वैसा व्यवहार हम करेंगे तो हम किसी के लिए प्रेरणा स्रोत नहीं हो सकते। हमको लोग सहस्र लोग देखें, मेरा व्यवहार वैसा नहीं है, लोगों ने हमें वैसा व्यवहार दिया।
और हमको दूसरे को सिखाना है वैसा ही बोलना है। तो अपने व्यवहार को मैंने कुछ ये आपको बताया है, और भी अंदर जाके बताया जा सकता था, लेकिन सबकी सीमा होती है, भाषाएँ मर्यादित ही रहनी चाहिए। इसलिए हमको आपसे ज़्यादा बड़ा शिक्षक कोई नहीं हो सकता। मन जो है वो मन सबसे बड़ा मास्टर बैठा हुआ है, और ये मन आपको जैसे जैसे चलाता है। आप गलत करते होंगे तो आपका मन तुरंत बताता है, ये तो भाई गलत कर रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये संस्थान ऐसा नहीं करता कि आपका मन बताता है। आप चिंतन करेंगे, जैसा चिंतन करेंगे वैसा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप कलयुग का वरदान ये है कि आप अच्छा सोचते हैं तो अच्छा लाभ मिलेगा। सोचिएगा अच्छा तो हो जाएगा अच्छा। आप अच्छा करते नहीं हैं, इसका नहीं है। आप यदि अच्छा सोच लिया, मैं यज्ञ करूँगा, मैं हनुमान चालीसा का पाठ करूँगा, मैं अच्छे कार्य करूँगा, तो उसका पुण्य मिलता है। और यदि विपरीत काम यदि आपने सोच लिया और किया नहीं है तो उसका पाप नहीं लगता। ये कलयुग की विशेषता है। इसीलिए अगर चिंतन मन में कुछ आता होगा, कुछ भावनाएं आ जाती होगी, चाहे आचार्य हो या दीदी की हो, अगर संस्थान के निर्देशानुसार या लोक लज्जा के डर से, या बड़ी दीदी हैं इसलिए हम कैसे कर सकते हैं, इस डर से भी आप यदि उस गलत रास्ते की ओर नहीं जा रहे हैं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो इसका पाप नहीं मिलेगा। बच्चे बच्चे हैं। अब उस परिस्थिति में विद्यालय को बंद हो जाना था। मेरे पास प्रधानाचार्य की कोई जानकारी नहीं थी और साथ ही योग्यता भी नहीं। जो हकीकत है मैं बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोलना चाहिए। अभी पाप और पुण्य की बात आई, तो सबसे बड़ा पुण्य जो कार्य आप करते हैं और अपने कार्यों पर आपको गर्व होता है, खुशी महसूस होता है, यही धर्म है। और आपके द्वारा किए गए कार्य जिस पर पश्चाताप होता है, यही है सबसे बड़ा पाप। इससे बचना चाहिए। मुझे लगा कि मैं विद्यालय में हूँ और विद्यालय बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अगर मैं प्रेमानंद तिवारी में सर थे, इनके पास गए, इन्हें से आप काम कीजिए, जहाँ परेशानी होगी मैं आपको मदद करूँगा। क्योंकि आचार्य थे, जो भी परेशानी हुई श्रीमान को बताते गए। अपने विद्यालय को देखते हुए हमको बताते गए, हम करते गए। आज गर्व से मैं बोल रहा हूँ कि त्रिदिवसीय आचार्य कार्यशाला के तीसरे दिन में मैं उपस्थित हूँ। 26 से 2 तारीख तक इस कार्य को करना था। जब वहाँ थे तो बागवानी का आशीर्वाद मुझे प्राप्त होता था। अब मिलना जुलना भी कम हो गई, तो हमने सोचा कि पूर्व में ही समय रख लेता हूँ, कार्य कर लेता हूँ। तो सर का बहाना भी नहीं चलेंगे, आग्रह करेंगे तो जरूर आएंगे। बातचीत होती है तो पता चलता है कि सर दिल्ली में हैं, और आग्रह करने पर बोले कि मैं 28 तारीख तक आ जाऊँगा। आए भी। विभाग प्रमुख को भी आना था। विभाग प्रमुख बोलते हैं कि मैं जयंत जी के साथ आ रहा हूँ। प्राउड होता है यह बोलते हैं। आज खुशी होती है कि आप बैठे हैं, मुझे तो शब्द बोलने का अवसर मिला। एक्चुअली जो निर्णय अगला का होता है तुरंत का चाहता हूँ कि करें, और
कल सर कहाँ थे? केशवपुर में, उसके बाद बेकापुर में, आज कहाँ हैं? कल कहीं और रहे। विद्यालय आपको चलाना है, विद्यालय को सुदृढ़ आपको करना है। अगर विद्यालय व्यवस्था में कहीं व्यवधान होता है, आप राय दीजिए, आर्थिक मदद मांगिए, सहयोग की भावना रखिए। संत टाइप के लोग आपको एक प्रधानाचार्य के रूप में मिले हैं। किसी किसी विद्यालय को नसीब होता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब सर हमारे विद्यालय पर जाते थे, वहाँ के जितने आचार्य थे, दीदी जी थे, पैर छू करके प्रणाम करते थे। आज थोड़ा सा उन लोगों को भी घमंड हुआ, थोड़ा सा जानकारी बढ़ी, अब आचार्य के रूप में आ गए। उस समय छात्र के रूप में सीखते थे, आचार्य के रूप में पढ़ाते थे। तो हम लोगों को घमंड नहीं करना चाहिए, यह सोचना चाहिए कि जो नेतृत्व कर रहा है उसे ईमानदारी पूर्वक करना चाहिए। हमने यही किया, जिसके वजह से इस कोरोना काल में विद्यालय को बचा लिया। दूसरा, अभी बातें आई, विज्ञान विषय को जानकर एक डॉक्टर पूरे शरीर के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। आप याद कीजिए महर्षि अरविंद को, दिलीप राय को। महर्षि अरविंद के शिष्य थे दिलीप राय। दिलीप राय एक दिन महर्षि अरविंद से बोलते हैं कि गुरुजी, आप मेरे ऊपर वार कीजिए, आपके वार से हम बचें, ऐसी शिक्षा दीजिए। अपनी शक्ति से परखा तो उतना शक्तिवान नहीं हो गया था दिलीप राय, और परखने के क्रम में पाया कि दिलीप राय के शरीर में बहुत बड़ा फोड़ा है। जैसे हम वार करेंगे, फोड़ा फूट जाएगा और पूरे शरीर में फैलेगा, इसकी मृत्यु हो जाएगी। जब ये मांग करते थे ऐसी विद्या की, तो वो बात को टाल देते थे, आगे बढ़ जाते थे। एक दिन ऐसी स्थिति आई कि दिलीप राय जी दूसरे गुरु से परामर्श लेने लगे, आश्रम से भाग कर चले गए। वहाँ गुरु जी बोलते हैं कि तुम महर्षि अरविंद के शिष्य हो। अरे तुम्हारे गुरु जी तुम्हारे बारे में काफ़ी चिंतित रहते हैं। तो नहीं गुरु जी, आप मेरे ऊपर वार कीजिए, हम आपके वार से बचें, ऐसी शिक्षा दीजिए। अरे बेवकूफ, तुमको पता है तुम्हारे शरीर में बहुत बड़ा फोड़ा हो गया, जैसे वार होगा तुम्हारी मृत्यु होगी। इसी पर तो बातचीत हो रही थी। वो तो आश्रम में थे। अरे हाँ, आश्रम में थे, सूक्ष्म शरीर जिसको आत्मा कहते हैं। आज भी वही विज्ञान सत्य है जो अध्यात्म से आधार रखते हैं। अब कभी कभी प्रधानाचार्य जी बोलते हैं तो हम लोग को लगता है कि क्या बोल रहे हैं, उचित है, करना चाहिए, कुछ नहीं, आप बोल करके शुरू कर दीजिए। वो अपने अनुभव से बोलते हैं, उसको जानकारी है तब बोलते हैं। हम लोग निर्णय लेने में देर कर देते हैं और बहुत बढ़िया अवसर खो देते हैं। ऐसा नहीं करना, हम नहीं करते। एक बार धनंजय के संयुक्त रूप से, हम अनजान थे, आचार्य कुछ नहीं जानते थे। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर लल्लू पोखर में संपन्न हो रही त्रिदिवसीय आचार्य कार्यशाला का बुधवार को समापन हो गया। समापन सत्र की अध्यक्षता प्रधानाचार्य जयंत कुमार चौधरी ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में मुंगेर जिला के विभाग निरीक्षक सतीश कुमार सिंह, ज्योति युगल, सरस्वती शिशु मंदिर फुल्का के प्रधानाचार्य दिनेश कुमार, विद्यालय प्रबंध समिति की
सह सचिव संगीता कुमारी, मंजुला शुक्ला, ऋतु कुमारी, अमरेश कुमार चौधरी एवं मुन्ना जी मौजूद थे। अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर समापन सत्र का उद्घाटन किया। विभाग निरीक्षक सतीश कुमार सिंह ने कहा कि सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में वार्षिक कार्य योजना के आधार पर वर्ष भर के प्रांत स्तरीय एवं विभाग स्तरीय योजनाओं के आधार पर प्रत्येक विद्यालय के द्वारा एक समुचित योजना तैयार की जाती है, जिसमें बच्चों के सर्वांगीण विकास के साथ साथ शैक्षणिक तथा गैर शैक्षणिक गतिविधियों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शंकर
सबके अभिभावक, आज इस मुंगेर विभाग के माननीय विभाग प्रमुख श्रीमान सतीश कुमार सिंह जी उपस्थित हैं। आपका इस परिसर में स्वागत है, अभिनंदन है। आपने आचार्य प्रधानाचार्य होते हुए यहाँ तक यात्रा पूरी की है। आप शांत सबकी बात सुनने वाले और समस्या का निदान करने वाले माननीय सतीश जी विचार रखेंगे अपना। इसके उनके बगल में श्रीमान दिनेश जी हमारे अभिन्न मित्र हैं। ये बहुत सारी बात ये बता रहे थे, उनकी आदत है, ये इतने अच्छे आदमी हैं कि सब कोई अच्छा नहीं करते। ये इनकी विशेषता है। आपने सही में उस वजह से विद्यालय को संभाला है, शिक्षा है संभाला है। हम लोग को कार्यकर्ता हैं, थोड़ा बहुत जहाँ लगता है कि इसको करना चाहिए वहाँ मैं करता रहता हूँ। आपका स्वागत, अभिनंदन। पवन जी हमारे पत्रकार हैं। सबसे पहले मैं आग्रह करता हूँ अपने पंकज जी से कि अपने विभाग प्रमुख जी का सम्मान करें। के बावजूद भी अपना भूमि नहीं है, इसको अपना भूमि चाहिए और व्यवस्था से सहयोग चाहिए कि कहीं भी इसमें लेने में सहयोग करे और इस तरह की योजना बनाई जाए। को पता ही नहीं चला। विभाग प्रमुख महोदय से एक निवेदन है कि ये विद्यालय जो है श्रम तक है और यहाँ के बच्चा यहाँ से जाना नहीं चाहते हैं, इसलिए उनसे हम नम्रतापूर्वक निवेदन करते हैं कि इस विद्यालय को 10वीं तक करने का प्रयास अगर हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद। अपने विद्यालय के सभी आचार्य एवं दीदी जी को हमने अभिभावक संपर्क की दृष्टि से जब कभी समय का निर्धारण कर लिया, जहाँ जाने के लिए समय का निर्धारण कर लिया, तत्क्षण सभी लोग उपस्थित हुए और संपर्क किए। नामांकन की दृष्टि से, शुल्क संग्रह की दृष्टि से। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि नहीं कि कौन आचार्य जी के परिश्रम में थोड़ी कमियां हैं।
सभी लोग एक से एक बढ़ करके परिश्रम किए और कोरोना काल से विद्यालय को उबार कर निकाल लिए। उस समय बहुत ही विकट परिस्थितियां थी। विद्यालय से निर्धारित समय पर मानधन नहीं मिल पाता था। लोग जो इस पर डिपेंडेंट थे उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी। कुछ लोग अन्य स्रोत से आय के साथ अपना जीविकोपार्जन कर रहे थे, लेकिन अपने यहाँ जो कर्मचारी बंधु है, अपने यहाँ सफाई कर्मी है, उन सब लोगों का जीवन यापन किस प्रकार हो रहा था हमने बहुत निकटता से देखा है। इस परिस्थिति में विगत कई वर्षों से मानधन में किसी प्रकार की कोई बढ़ोतरी नहीं हो पाई और संयोगवश अपने अधिकारी महोदय हैं तो इस वर्ष जो मानधन के लिए हम लोग डीए का प्रावधान बनाए हैं, जो आग्रह किए हैं, उसमें अपने तरफ से भी समर्थन मिले और सभी आचार्य जी दीदी जी का मनोबल ऊंचा हो ताकि हम लोग और बढ़ चढ़ करके इस विद्यालय को चरम शिखर पर ले जाने के लिए संकल्पित हों, प्रयास करें। क्योंकि मुन्ना जी अपने मुख्य शिक्षक हैं, पवन जी पत्रकार बंधु और यहाँ के आचार्य जी दीदी। बहुत सी बातें आई हैं और प्रधानाचार्य जी ने आपको इशारा में आपका उत्तर दे दिए हैं। आपके प्रश्न का उत्तर आपके प्रधानाचार्य जी देते हैं। समझदार होंगे तो समझ गए। मैं 2-3 बात पर खाली ध्यान आकृष्ट करा के और अपना वाणी समाप्त करेंगे। एक तो कि कई कार्यक्रम जब हमारा प्रांत का अपने विभाग में है, जैसे कबड्डी और खो खो प्रतियोगिता चर्चा हुई होगी, तो क्या हम 4 टीम वहाँ भाग लिवा सकते हैं अपने यहाँ से लल्लू पोखर से? बाल वर्ग कबड्डी भैया, बाल वर्ग कबड्डी बहन, बाल वर्ग खो खो भैया, बाल वर्ग खो खो बहन, 4 टीम। 12-12 का चलता है, बच्चों 42 टीम। तो क्या है कि जाने में आधा घंटा लगेगा और छुट्टी हुआ तो आधा घंटा बाद घर पर आ जाएंगे लोग। तो जो भी लगना है शुल्क में ही खर्च है, जाने आने में कोई आपका खर्च नहीं है, न भोजन में खर्च है न जलपान में खर्च है। इसलिए उस 48 विद्यार्थी को हम कैसे ले जा सकते हैं, वो कार्यक्रम कब है कौन बताएंगे? कोई एक बता दीजिए खाली, ये कार्यक्रम है कब? अभी बनाए होंगे आप सभी। 9, 10, 11 मई में है। 9, 10, 11 मई आने में बहुत देर होगी नहीं। तो उसका जो विद्यार्थी जो जाए तो उसका जो नियम है, बढ़िया से नियम पहले बताइए, बढ़िया से उनको नियम समझाइए। ब्लैक बोर्ड पर भी नियम आप समझा सकते हैं कबड्डी का, खो खो का। अब तब फिर प्रैक्टिकल कराइए, अब तब वो जीत करके आए। और प्रदेश सचिव जी कहते हैं कि जिसका फील्ड उसका शील्ड। ये अपना मुंगेर में ही हो रहा है, इसलिए मुंगेर का ही फील्ड है तो अपना शील्ड हो जाए। और एक नई रचना लगे, जितने लोग बाहर से आएंगे कि वाह क्या कहना है मुंगेर बाग की संख्या, जहाँ से जितना अपेक्षित उतना उपस्थित। और बाहर ले जाते हैं तो कोई 1 टीम 2 टीम को तैयार करते हैं फिर ले जाते हैं, लेकिन यहाँ ले जाने में लाने में कोई दिक्कत नहीं है। एक तो ये आग्रह। विभाग स्तरीय प्रश्न प्रतियोगिता 6 विषय का, शिशु वर्ग से 6 विषय, 3 लोग रहेंगे तो 18, बाल वर्ग से 3 रहेंगे तो फिर 18। पहला दिन 18, 36 विद्यार्थी क्या हमारे यहाँ से जा सकते हैं, इसका चिंतन मंथन करेंगे, जिनको दायित्व बट गया है। दूसरे दिन
प्रदर्श है, प्रयोग है, कथा कथन है, मूर्ति कला है। तो उसमें चार प्रकार के विधा का, जैसे विज्ञान में तो 5 प्रदर्श शिशु वर्ग का, 5 प्रदर्श बाल वर्ग का। उसी प्रकार वैदिक गणित में तो उनके कुछ प्रदर्श भी हैं, कुछ प्रयोग भी हैं। उसके बाद विज्ञान के बाद वैदिक गणित, फिर आपका संस्कृति बोध परियोजना का, उसमें जो टॉपिक आए हैं उसका, और फिर कंप्यूटर का। जितने प्रतिभागी अपेक्षित हैं क्या सभी लोग जा सकते हैं। उससे 2 फायदा है। एक तो है कि अब आपके विद्यार्थी अधिक से अधिक भैया बहन कार्यक्रम में भाग लेंगे और वहाँ जब जीतेंगे हारेंगे उसका चिंतन नहीं करना है, पहले सहभागिता दर्ज करानी है। सहभागिता भी अपने आप में एक प्रतियोगिता ही है। इसलिए कि आप अभी देख रहे होंगे कि मैट्रिक का रिजल्ट निकला है, एक विद्यार्थी फेल कर गए और फेल करने का दुष्परिणाम क्या आया कि कभी उनको प्रतियोगिता में भाग लेते नहीं होंगे, तो हार जीत का उनको अंदर पता नहीं चला और आत्महत्या कर लेती हैं। आप सब पेपर में देख रहे होंगे।